हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करेंगे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 जो कि लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस का पहला टॉपिक है। सो आइए स्टार्ट करते हैं। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ने से पहले हम थोड़ी सी इंट्रोडक्शन देखेंगे मर्सेंटाइल लॉ की। ठीक है, सो मर्सेंटाइल लॉ बेसिकली होता क्या है। मर्सेंटाइल लॉ जो भी बिज़नेस में ट्रांजैक्शंस होती हैं या फिर कोई भी एक इंडस्ट्री है, कोई भी बिज़नेस है, कोई भी प्रोफेशन है, उसमें जो भी ट्रांजैक्शंस होंगी वो जिस रूल्स के अकॉर्डिंग होंगी ना, बेसिकली वो रूल्स जो मेंशन होते हैं वो मर्सेंटाइल लॉ में मेंशन होते हैं। ठीक है, सो बेसिकली मर्सेंटाइल लॉ एक तरीके से गाइड करता है, उसमें सारे के सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे जो बिज़नेस एक्टिविटीज़ को गाइड करेंगे। ठीक है, आइए पढ़ते हैं मर्सेंटाइल लॉ के मीनिंग पढ़ते हैं, इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं। रूल्स रिलेटेड टू द इंडस्ट्री, बिजनेस एंड प्रोफेशन आर कॉल्ड बिजनेस और कमर्शियल और मर्सेंटाइल लॉ। इसको हम बिजनेस लॉ भी बोलते हैं, कमर्शियल लॉ भी बोलते हैं एंड मर्सेंटाइल लॉ भी बोलते हैं। बिजनेस लॉ और कमर्शियल लॉ इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये बेसिकली बिजनेस को ही गाइड करता है। ठीक है, इसमें सारे के सारे रूल्स आ जाएंगे इंडस्ट्री और बिजनेस से रिलेटेड। It refers to the principles, rules or regulation that govern the running of business or industry. Basically जो govern करेंगे, ठीक, कि कैसे एक बिजनेस रन करेगा, उसकी जो भी डे टू डे एक्टिविटीज़ होंगी वो किस डायरेक्शन में होंगी, कैसे होंगी, उन सबको ये रेगुलेट करता है। दिस लॉ इज़ अ कलेक्शन ऑफ रूल्स दैट आर फॉलोड इन बिजनेस एक्टिविटीज़ एंड ट्रांजेक्शन। ठीक है, इनमें इसके जो भी सारे रूल्स हैं वो फॉलो किए जाते हैं। मर्सेंटाइल लॉ का बहुत ही ज़्यादा वाइड स्कोप है, इसमें इसके अंदर कई सारे फर्दर लॉज आ जाते हैं। ठीक है, ये मर्सेंटाइल लॉ के अंदर कई सारे फर्दर लॉज आ जाएंगे, ये खुद में एक बहुत बड़ा जो है लॉ है। ठीक है, इसमें कई सारे आ जाएंगे, ये आप नेम पढ़ लीजिए, लाइक कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, पार्टनरशिप एक्ट, कंपनीज एक्ट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, बैंकिंग एक्ट, कंपनीज एक्ट, इंश्योरेंस कंपनीज एक्ट, कैरियर्स एंड कैरिज ऑफ गुड्स एक्ट, कमर्शियल सिक्योरिटीज एक्ट, पेटेंट एंड कॉपीराइट एक्ट, इंसॉल्वेंसी एक्ट एंड आर्बिट्रेशन एक्ट। ये कई सारे एक्ट आ जाएंगे, इनके नेम इंपॉर्टेंट नहीं है कि इसमें से कौन कौन सा एक्ट आता है, ये जस्ट मैंने बताने के लिए इसमें मेंशन किया है कि मर्सेंटाइल लॉ में कई सारे फर्दर एक्ट्स आ जाते हैं एंड जो अपना कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है वो भी इसी का ही एक पार्ट है। ठीक है, सो आइए आगे अब पढ़ते हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 की इंट्रोडक्शन। इसका पहले हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पढ़ेंगे, ये हुआ कब था, इस्टेब्लिश कब हुआ था। बेसिकली जो सेक्शन 1 है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का वो ये बताता है कि इसका नेम क्या है बेसिकली। सो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का नेम जो है, मतलब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट रखा गया था 1872 में, ये इस्टेब्लिश हुआ था। जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया है उसने इसको इनेक्ट किया था 25 अप्रैल 1972 में, बट ये फोर्स में कब आया था, 1 सितंबर को आया था। ठीक है, हुआ तो ये एक ही साल में था, दैट इज़ 1872 में ही ये इनेक्ट हुआ था एंड 1872 में ही ये फोर्स में आया था। बट बेसिकली जो 25 अप्रैल है उस टाइम ये इनेक्ट किया गया था एंड प्रॉपर जो अप्लाई है वो कब हुआ था, ये 1 सितंबर को हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं हम ऑब्जेक्टिव एंड इम्पॉर्टेंस। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है ये बेसिकली ये क्यों बना है, किस पर्पस के लिए बना है, इसके क्या ऑब्जेक्टिव हैं। नॉर्मली अगर हम देखें तो इसकी हर जगह पे इम्पोर्टेंस है, चाहे वो बिजनेसमैन है, चाहे वो प्रोफेशनल है, डॉक्टर है, टीचर है, हर एक कोई ही इससे इफेक्ट होता है क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट बेसिकली हम रूटीन में सबके साथ ही करते हैं। कोई भी प्रोफेशनल चीज़ है उसमें कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, ठीक है, लोगों के बीच में, पार्टीज़ के बीच में। सो उस टाइम पर ये काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट करता है। जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है वो क्या करता है, एज अ सिटीज़न हमें कुछ राइट भी देता है। जब हम कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एंटर करेंगे तो उसमें हमें कुछ राइट भी देगा एंड एट द सेम टाइम कुछ ना कुछ सर्टेन ऑब्लिगेशंस भी ये इम्पोज करता है। ठीक है, द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट मेक्स इट ऑब्लिगेटरी दैट दिस इज डन एंड कंपेल्स द डिफॉल्टर्स टू ऑनर देयर कमिटमेंट्स। बेसिकली इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आया क्यों था, क्योंकि दो पार्टीज़ के बीच में अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है एंड उनमें से अगर एक पार्टी अपना पूरा नहीं करती है कॉन्ट्रैक्ट, अगर वो पार्टी डिफ़ॉल्ट कर देती है, सो उसको बेसिकली उस डिफ़ॉल्ट के अगेंस्ट बचाने के लिए इंडियन कॉन्ट्रैक्ट आया था। दैट्स वाई इसमें बोला गया कि कुछ ना कुछ राइट्स भी दिए गए हैं, ऑब्लिगेशंस भी हैं। मतलब ऑब्लिगेशन ये हो जाएगी इसमें कि हमें अपना जो कॉन्ट्रैक्ट है वो पूरा करना है। ठीक है, और राइट ये होगा कि अगर बाई चांस नहीं पूरा हुआ तो हम कोर्ट में जा सकते हैं एंड उस सिचुएशन में जो भी हमें नुकसान हुआ है या जिस भी पार्टी ने डिफ़ॉल्ट किया है उसके अगेंस्ट हम जो है केस फाइल कर सकते हैं। ठीक है, सो ये होता है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इसलिए आया था ताकि हम सिक्योर हो सकें, हम सेफ़ हो सकें, कल को हमारे साथ कोई भी डिफ़ॉल्ट ना हो एंड पीसफुली जो बेसिकली हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट है वो पूरा हो सके। ठीक है, द ऑब्जेक्टिव ऑफ लॉ इज़ टू मेंटेन ऑर्डर बिकॉज ओनली इन अ स्टेट ऑफ ऑर्डर
कैन अ मैन फील सेफ एंड सिक्योर। जो सर विलियम एंसन हैं उनके अकॉर्डिंग ये उन्होंने एक डेफिनेशन दी है ऑब्जेक्टिव की बेसिकली, कि हम करते क्यों हैं, हाँ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आया क्यों है बेसिकली, क्योंकि इसके थ्रू हम जो है एक मैन है वो सेफ़ एंड सिक्योर फील करेगा, क्योंकि उसको ये रहेगा कि हाँ भी कोई भी अगर कल को कुछ भी ऐसा हो जाता है डिफ़ॉल्ट वगैरह, तो कोर्ट में वो जाके उसके अगेंस्ट फाइल कर सकता है केस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं डिवीज़न ऑफ द एक्ट। जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है 1872, ये पहले जो है ये पुराना ओल्ड जो है कॉन्ट्रैक्ट है, और ये है प्रेजेंट का जो अब चल रहा है। ठीक है, इसमें कुछ एक सेक्शंस हैं जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में इसमें आ जाते हैं। जो बेसिक प्रिंसिपल्स है 1 to 75 सेक्शन में है, वो ओल्ड में भी है न्यू में भी है। देन नेक्स्ट वन आता है सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट। ये सेक्शन 76 to 123 है, बट जो सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट था वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में से हटा दिया गया था 1930 में, एंड उसकी जगह पे एक अलग से सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 जो है इस्टेब्लिश किया गया था, इनेक्ट किया गया था। जो इसमें इसके सेक्शंस थे उसको हटा दिया गया था, अब इसमें ये चीज़ मेंशन नहीं है। ठीक है, देन थर्ड वन है इंडेमनिटी एंड गारंटी एक्ट। जो सेक्शन हैं उसके हैं 124 से लेके 147 तक, ये भी यहाँ पे भी हैं, प्रेजेंट में भी है 124 से लेके 147। अब इसमें देखो ये जो बीच वाले सेक्शंस है जो कि सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के थे वो निकाल दिए गए थे। ठीक है, नेक्स्ट वन आता है बेलमेंट सेक्शन, दैट इज़ 148 to 181, वो इसमें भी ये दोनों में है। नेक्स्ट वन एजेंसी के सेक्शन भी दोनों में है। ठीक है, एंड लास्ट वन आता है पार्टनरशिप एक्ट। जो इसके सेक्शन थे 239 से लेके 266 तक, ये भी जो है निकाल दिए गए हैं, बिकॉज इसका भी जो एक सेपरेट एक्ट बना दिया गया है, दैट इज़ पार्टनरशिप एक्ट 1932। सो दैट्स वाई जो प्रेजेंट जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है इसमें से इन सेक्शंस को निकाल दिया गया है, क्योंकि इसका एक अलग से पूरा एक्ट बन गया है। ठीक है, एक सेपरेट एक्ट बन चुका है। ठीक है, सो ये अपना प्रेजेंट इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, जिसमें सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के एंड पार्टनरशिप एक्ट के सेक्शंस नहीं आएंगे। फाइन, आगे चलते हैं। आगे हम पढ़ते हैं अब कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की हमने पढ़ ली भी, ये कब आया था, इसमें कौन कौन से सेक्शंस इंक्लूड होते हैं। अब पढ़ते हैं भी कॉन्ट्रैक्ट का बेसिक मीनिंग क्या होता है। ठीक है, जनरली स्पीकिंग अ कॉन्ट्रैक्ट इज़ एन अंडरस्टैंडिंग और एन एग्रीमेंट बिटवीन टू पार्टीज, बट दिस डजंट कम्प्लीटली और क्लियरली डिफाइन अ कॉन्ट्रैक्ट। अकॉर्डिंग टू सर फ्रेडरिक पेलॉक, एवरी एग्रीमेंट एंड प्रोमिस एनफोर्सेबल बाय लॉ इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट। बेसिकली इन्होंने क्या बोला है कि नॉर्मली अगर दो पर्सन हैं उसमें एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से कोई एग्रीमेंट हो गया, उसको हम कॉन्ट्रैक्ट नहीं बोलेंगे। ठीक है, वो महज एक एग्रीमेंट ही होगा, वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। जब एक एग्रीमेंट या जो भी प्रॉमिस है जो दो पार्टीज़ के बीच में हुआ है या मोर देन टू पार्टीज़ के बीच में हुआ है, वो इन्फोर्सेबल होगा बाय लॉ, तब वो जाके कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, अदरवाइज़ वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। ठीक है, कोई भी एक एग्रीमेंट है जब वो इन्फोर्सेबल होगा लॉ के द्वारा, देन ही वो क्या बनेगा, एक कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। एंड वो कब होगा इन्फोर्सेबल बाय लॉ, जब वो एक वैलिड एंड लीगल ग्राउंड्स के ऊपर बेस्ड होगा। ठीक है, मतलब जिस भी बेस पे वो बना है, जो भी एक एग्रीमेंट है वो बना है, अगर वो एक लीगल ग्राउंड्स के बेस पे बना है, एक वैलिड ग्राउंड्स के बेस पे बना है, देन वो इन्फोर्सेबल बाय लॉ होगा, अदरवाइज़ वो नहीं होगा। ठीक है, एंड जब वो इन्फोर्सेबल होगा, एक कोई भी कॉन्ट्रैक्ट है वो लॉ में इन्फोर्सेबल होगा, तो वो साथ ही साथ कुछ ऑब्लिगेशंस भी देगा पार्टीज़ को एंड कुछ राइट्स भी देगा। ठीक है, आगे चलते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं। A has two buildings, number 1 and number 2, and wants to sell building number 1 to B, whereas B wants to buy building number 2. इसमें क्या है, A के पास दो बिल्डिंग थी, नंबर 1 एंड नंबर 2। अब A कौन सी बेचना चाहता था, नंबर 1 बेचना चाहता था, बट B कौन सी खरीदना चाहता था, नंबर 2 खरीदना चाहता था। अब दोनों के बीच में क्या कॉन्ट्रैक्ट पॉसिबल है, नहीं है ना, क्योंकि इनमें कुछ तालमेल ही नहीं है। बिटवीन A एंड B देयर इज़ नो कंसेंसस, कोई तालमेल नहीं है इनमें। ठीक है, उसको कुछ और ख़रीदना है एंड उसको कुछ और बेचना है। सो ये एक कॉन्ट्रैक्ट इनमें पॉसिबल ही नहीं है। सो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग तो होनी ही चाहिए, मतलब एक प्रॉपर जो चीज़ उसको ख़रीदनी है वही चीज़ उसको दूसरे को बेचनी भी होनी चाहिए। ठीक है, एंड एट द सेम टाइम वो इन्फोर्सेबल बाय लॉ होना चाहिए। ठीक है, सो ये था कॉन्ट्रैक्ट। आगे चलते हैं, कॉन्ट्रैक्ट वर्सेस एग्रीमेंट। बेसिकली एक स्टेटमेंट कही जाती है और इसका क्वेश्चन भी आया हुआ है नेट के एग्जाम में पहले, दैट इज़ ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट्स बट ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट्स। दैट मीन्स सारे के सारे कॉन्ट्रैक्ट्स एग्रीमेंट्स तो होंगे बट एग्रीमेंट सारे कॉन्ट्रैक्ट नहीं होंगे। अब ये क्या बोलती है, सबसे पहले हम दोनों की सेपरेट जो है डेफिनेशन देखते हैं। जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है 1872, उसके जो सेक्शन 2E है उसमें क्या बोला गया है, दैट इज़ एवरी प्रॉमिस
और एवरी सेट ऑफ प्रोमिसेस फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर इज़ एन एग्रीमेंट। इन्होंने एग्रीमेंट की डेफिनेशन क्या दी है, कोई भी अगर दो पर्सन्स हैं उनके बीच में प्रॉमिस हो रहा है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर ए ने प्रॉमिस कर दिया बी को कि मैं तुझे स्कूटर सेल करूँगा अपना, ठीक है, 5,000 में सेल करूँगा, एंड बी ने भी एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है, मैं तेरा स्कूटर खरीदूँगा, 5,000 में खरीदूँगा, फाइन। अब ये क्या हुआ, उसने प्रॉमिस कर दिया कि मैं तुझे स्कूटर बेचूंगा, सामने वाले बी ने प्रॉमिस कर दिया कि मैं तुझे 5,000 रुपये दूंगा इसके बदले में, ठीक है। सो इनमें क्या हो गया, एक प्रॉमिस हो गया एंड साथ ही साथ एक कंसिडरेशन भी है प्रॉपर। सो ये क्या हो गया, एक एग्रीमेंट हो गया, एक सिंपल, एक दो दोस्त हैं उनके बीच में एक एग्रीमेंट हुआ है कि मैं तुझे अपना स्कूटर बेचूंगा, उसके बदले में 5,000 तू ले लियो, ठीक है। सो ये क्या होगा, एक पार्टी ने प्रपोजल दिया, दूसरी ने एक्सेप्ट कर लिया, सिर्फ इतना ही एक एग्रीमेंट होता है, इसके आगे नहीं होता है, ठीक है। अब सेक्शन 2H में देखते हैं कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। बेसिकली एन एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट। इट इज़ अ क्लियर फ्रॉम दिस डेफिनेशन दैट देयर आर 3 एलिमेंट्स ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट विच आर एग्रीमेंट, कॉन्ट्रैक्चुअल एप्लीकेशन एंड एनफोर्सेबिलिटी बाय लॉ। अब ये क्या बोलते हैं कि जब एक एग्रीमेंट एनफोर्सेबल होगा बाय लॉ तो उसे हम क्या बोलेंगे, कॉन्ट्रैक्ट बोलेंगे, ठीक है। अब कॉन्ट्रैक्ट में होने के लिए एग्रीमेंट भी ज़रूरी है, ठीक है। मतलब एक एग्रीमेंट में तो एग्रीमेंट होगा ही होगा, बट एक कॉन्ट्रैक्ट में भी सबसे पहला पॉइंट यही आएगा कि एग्रीमेंट होगा, बिकॉज जब तक प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस ही नहीं होगी तो वो कॉन्ट्रैक्ट तक पहुंचेंगे कैसे, ठीक है। सो मतलब प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस तो दोनों में ही हो रही है, इसमें भी हो रही है एंड इसमें भी हो रही है, सो एग्रीमेंट तो दोनों में ही आ रहा है, फाइन। अब सेकंड पॉइंट क्या बोलता है, अगर एक एग्रीमेंट हुआ है वो जो है एक ऑब्लिगेशंस क्रिएट कर रहा है, ठीक है। ऑब्लिगेशन मतलब उसको देना ही देना है, अगर उसने सही डेट पे अपना जो है नहीं दिया, अपना पूरा नहीं किया प्रॉमिस, देन वो कोर्ट तक भी जा सकता है। जब वो ये वाला फैक्टर बीच में आ जाएगा, दैट मीन्स जब वो एनफोर्सेबल होगा बाय लॉ, देन वो क्या बन जाता है, कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है, ठीक है। दैट मीन्स अगर कोई डिफ़ॉल्ट करता है, मान लो कोई भी, अगर उसने स्कूटर नहीं दिया या दूसरे वाली पार्टी ने पेमेंट नहीं दी, सो इन दैट केस क्या होगा, वो क्या हो जाएगा, इन्फोर्सेबल बाय लॉ होगा एंड वो कोर्ट तक भी जा सकता है, ठीक है। ये डिपेंड करता है टर्म्स एंड कंडीशंस पे, ठीक है। सो ये क्या हो जाएगा, इसमें क्या है, कॉन्ट्रैक्ट जो एनफोर्सेबल बाय लॉ होगा। अब एनफोर्सेबल बाय लॉ दैट मीन्स वो कुछ ना कुछ ऑब्लिगेशंस एंड राइट्स भी देगा। सो ये था हमारा कॉन्ट्रैक्ट वर्सेस एग्रीमेंट। सो इसमें हम क्या बोलते हैं आगे, all agreements that do not imply legal obligations are confined to social and moral obligations would always be agreements, they can't become contracts। अब मैंने जैसे बताया था कि दो दोस्त हैं, उनके बीच में क्या हो गया, उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया स्कूटर सेल का, तो वो क्या है, एक ऑब्लिगेशन तो उसमें भी क्रिएट हो रही है। अब ऑब्वियसली सी बात है, प्रॉमिस किया है कि मैं तुझे स्कूटर सेल करूँगा एंड दूसरे मैंने भी बोला है मैं तुझे पैसे दूंगा, सो ऑब्लिगेशन तो उसमें भी क्रिएट हो रही है, बट उसमें एक लीगल ऑब्लिगेशन नहीं क्रिएट हो रही है, उसमें सोशल एंड मोरल ऑब्लिगेशन क्रिएट हो रही है, सिर्फ दैट्स इट, ठीक है। उसके अलावा उसमें कोई लीगल ऑब्लिगेशन नहीं है, सो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, ठीक है। सो इससे हम कंक्लूड कर सकते हैं कि सारे के सारे कॉन्ट्रैक्ट्स एग्रीमेंट्स होते हैं, बट एग्रीमेंट सारे कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते, बिकॉज पहले जो है एग्रीमेंट बनता है, सो एग्रीमेंट तो दोनों में ही आ रहा है, ठीक है ना। ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट, सारे के सारे कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट, जैसे इसमें हमने पढ़ा है कि कॉन्ट्रैक्ट के अंदर भी एग्रीमेंट आ रहा है और एग्रीमेंट के अंदर तो एग्रीमेंट आएगा ही आएगा। सो दैट मीन्स कॉन्ट्रैक्ट तो एग्रीमेंट होगा ही होगा, ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट, ठीक है। बट अगर जो एग्रीमेंट है वो एनफोर्सेबल नहीं है बाय लॉ, दैट इन दैट केस वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। दैट मीन्स ऑल एग्रीमेंट आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट्स। अगर एनफोर्सेबल नहीं है बाय लॉ देन वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, बट कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए पहले एग्रीमेंट बनना जरूरी है। दैट्स वाई ये बोला जाता है कि ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट्स, ठीक है। आया समझ में? इसका एग्जाम्पल पढ़ते हैं, एक प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट का एग्जाम्पल पढ़ते हैं हम। दैट इज़ ए गिव्स हिज कार टू बी फॉर रिपेयर। ए ने अपनी कार दे दी बी को, ठीक है। अब बी क्या है, एक रिपेयर वो शॉप करता है, उसका एक प्रॉपर बिजनेस है, एक प्रोफेशनल बिजनेस है। उसने अपनी कार दे दी बी को रिपेयर के लिए एंड 200 रुपये उसके चार्ज होंगे, ठीक है। एंड दोनों ने एग्री कर लिया, ए ने भी एग्री कर लिया कि वो प्राइस पे करेगा एंड बी ने भी एग्री कर लिया कि वो रिपेयर करके दे देगा कार, ठीक है। अब क्या होगा, दोनों की तरफ ऑब्लिगेशन क्रिएट हो गई ना, ठीक है। अगर बाई चांस उसने सही डेट पे उसको कार वापस नहीं दी रिपेयर करके, या फिर दूसरी पार्टी ने प्रॉपर 200 रुपये जो एग्रीमेंट जो इनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, सॉरी, कि 200 रुपये वो पेमेंट होगी, वो प्राइस उसने नहीं पे किए, सो इन दैट केस क्या है, वो कोर्ट में जा सकता है कि इसने मेरी कार नहीं दी है या इसने मुझे पेमेंट नहीं दी है। सो इस केस में क्या होगा, बेसिकली
एक ये कॉन्ट्रैक्ट हो गया जो दोनों की तरफ प्रॉपर एक प्रोफेशनल कॉन्ट्रैक्ट हो गया जो दोनों की तरफ एक ऑब्लिगेशन को क्रिएट कर रहा है। एंड अगर वो कोई भी पार्टी डिफ़ॉल्ट करती है सो इन दैट केस क्या है, वो कोर्ट तक जा सकते हैं जो केस फाइल करने के लिए। ठीक है, सो एक प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट का एग्जाम्पल हो गया। ये था हमारा सारा का सारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की इंट्रोडक्शन, प्लस इसमें जो कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट का हमने प्रॉपर डिफरेंस भी समझा और ये भी समझा कि कॉन्ट्रैक्ट सारे एग्रीमेंट होते हैं बट एग्रीमेंट सारे कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं होते हैं। ठीक है, सो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें मेरा चैनल। थैंक यू सो मच।